हेलो कॉम्बेट फैमिली। सो हियर हमारा फातिमा, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे एमकॉम का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड आज का टॉपिक है हमारा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। सो ये हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोइंग ग्रीन इकोनॉमीज, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रैटेजीज फॉर गवर्निंग पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस सेक्टर इन इंडिया, strategies for governing PPP of business sector in India and strategies for environmental accounting and auditing. So ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। So स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एंड इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग अ नेशंस इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। सबसे पहले आपको वर्ड ग्लोबलाइजेशन मिल रहा है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो किसी भी एक नेशन की इकोनॉमी को पूरे ग्लोब की इकोनॉमी के साथ लिंक करता है। किसी भी एक नेशन की इकोनॉमी को पूरे ग्लोब के साथ लिंक करता है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। द पॉलिसी इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म थ्रू लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन विल इनेबल द कंट्री टू बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द ग्लोबल मार्केट। सो एक पॉलिसी इनिशिएट की, एक पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने निकाली एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के तौर पर, जिससे क्या हुआ? लाइबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो देखो क्या है तीनों टर्म्स। छोटे सी पॉइंट में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। लाइबलाइजेशन का मतलब है कि जो भी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती थी उन पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे पहले, उन रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया एंड उसको लाइबरल कर दिया, फ्री कर दिया। सो उसको हम बोलते हैं लाइबलाइजेशन, कि फ्रीली हम ट्रेड कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि जो चीजें पब्लिक सेक्टर में थी, गवर्नमेंट के अंडर थी, उनको प्राइवेटाइज कर दिया। थर्ड थिंग इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि हम कहीं भी पूरे ग्लोब में किसी भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो उसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो क्या करा गवर्नमेंट ने? ये पॉलिसी निकाली एंड उसमें ये तीनों पॉइंट थे जिससे पूरे ग्लोबल मार्केट में कंट्री जो है वो अपना पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। तो यहाँ पर तीनों चीजें समझ में आ गई। द बिजनेस कम्युनिटी, particularly the large business house concerned with exporting, how to understand message of globalization in the right perspective। क्या बोला है? बिजनेस कम्युनिटी जो है वो पर्टिकुलरली किस में करती है? लार्ज बिजनेस हाउसेज में कंसर्न होती है एक्सपोर्ट करने के लिए, कि जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं वो क्या करते हैं? डोमेस्टिक मार्केट में सेल करते हैं बट उसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं, मीन्स कि दूसरी कंट्रीज को भी माल भेजते हैं। तो इसको किस तरीके से समझना है ग्लोबलाइजेशन को? टुडे एवरीथिंग हैज चेंज्ड। आजकल के टाइम में क्या है? सारी चीजें चेंज हो गई। ग्लोबलाइजेशन, द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ मार्केट एंड कॉर्पोरेशन हैज चेंज द वे मॉडर्न कॉर्पोरेशन डू बिजनेस। क्या बोला है? ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि इंटरनेशनलाइजेशन हो गया। इंटरनेशनलाइजेशन मीन्स कि किसी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होना। ठीक है। तो वो इंटरनेशनल कंट्री हो गई। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि अपनी मार्केट से, अपनी डोमेस्टिक मार्केट से हम हटके किसी दूसरी कंट्री की मार्केट में भी सेल कर सके, ट्रेड कर सके। ठीक है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोइंग ग्रीन इकोनॉमीज। ग्रीन इकोनॉमीज के ग्रो होने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज है? The global recession has brought new attention to chronic structural flaws in current economic model। क्या बोला है? जो ग्लोबल रेसेशन था उससे क्या हुआ? क्रॉनिक स्ट्रक्चरल फ्लॉज जो थे करंट इकोनॉमिक मॉडल में, उसकी तरफ अटेंशन आया। एज इकोनॉमीज स्ट्रगल टू रिकवर, मेनी कंट्रीज आर कंसिडरिंग द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ अ ग्रीन इकोनॉमी, वन दैट सिमिल्टेनियसली प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो क्या बोला है? जैसे कि इकोनॉमीज जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी रिकवर करने के लिए। रेसेशन का मतलब एक मंदी का पीरियड जो होता है उससे निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, उसको रिकवर करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी इकोनॉमीज सारी कंट्रीज की। एंड उसमें एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट आया ग्रीन इकोनॉमी का। ठीक है। ग्रीन इकोनॉमी का एंड उसके साथ साथ सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट किया गया। The prevailing economic growth model is focused on increasing GDP above all over goals। So क्या बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो था उसमें सबसे ज्यादा फोकस किस पे था? जीडीपी को इंक्रीज करना। ठीक है। सारे गोल्स में सबसे ऊपर था कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी जीडीपी इंक्रीज हो। While this system has improved income and reduced poverty,
इस सिस्टम से क्या हुआ, इसने इनकम भी इंप्रूव की, एंड इनकम मीन्स कि जो भी पीपल है इकोनॉमी के, नेशन के, उनकी इनकम को रेज किया और पॉवर्टी यानी कि गरीबी को कम किया। एट द सेम टाइम इट इज द कॉज ऑफ सीरियस सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। बट उसी टाइम पर क्या हुआ, ये चीज एक वजह बनी सोशल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट की। as many as 2.5 billion people are below the poverty line। so क्या बोला है, 2 या फिर हम कह सकते हैं 2.5 बिलियन पीपल जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन मीन्स कि एक रेखा ऐसी जिसमें हम बोले कि ये लोग पुअर हैं, ठीक है, तो उसके नीचे वाले बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कि बहुत ही ज्यादा गरीब जो है। द नेचुरल वेल्थ ऑफ प्लैनेट इज रैपिडली डिप्लेटिंग। नेचुरल वेल्थ मीन्स कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उसके नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ही तेजी से कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे रिसोर्सेज का यूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो यूज ज्यादा होने से नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो डिप्लेट होते जा रहे हैं। इट मीन्स कि नेचुरल वेल्थ कम हो रही है। इन अ रिसेंट ग्लोबल असेसमेंट अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द वर्ल्ड इकोसिस्टम सर्विस आर फाउंड टू बी डिग्रेडेड और यूज्ड अनसस्टेनेबल। क्या बोला है, रिसेंट ग्लोबल असेसमेंट में ये देखा गया कि अप्रोक्सीमेटली 60% वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है उसका 60% जो है वो ये देखा जा रहा है कि डिग्रेड हो रहा है, जिसको हम अनसस्टेनेबल तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर ग्रोइंग ग्रीन इकोनॉमीज की, वो हमने देखी। मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रैटेजीज फॉर गवर्निंग पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस सेक्टर इन इंडिया। सो हम देखेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में, पार्टिसिपेशन के बारे में, ठीक है। क्या होती है पीपीपी? द टर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वाइड वैरायटी ऑफ अरेंजमेंट्स इन्वॉल्विंग द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर वर्किंग टुगेदर इन सम वे। सो यहाँ क्या बोला है, पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप, नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या है भाई, ये पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप। सो यहाँ बोला है किस लिए यूज किया जाता है कि जो भी अरेंजमेंट्स होते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जब मिलके काम करते हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है। दीज क्वेश्चन अराइजेस रिगार्ड पीपीपी। कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं कि भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसमें सारी चीजें कैसे होती है। व्हाई द गवर्नमेंट ज्वाइन द हैंड विद द प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिला हुआ है, तो ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट ने किसी भी प्राइवेट सेक्टर से हाथ क्यों मिलाया, ठीक है। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ पीपीपी? पीपीपी के क्या फॉर्म्स होती हैं, मतलब किस तरीके से बनती है, किसको हम बोलेंगे कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ठीक है। हाउ द पीपीपी कैन बी फॉर्मुलेटेड, किस तरीके से बनती है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है वो कैसे ज्वाइन होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक है। सो पीपीपी यानी कि प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है आर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। PPP are contractual arrangement of very nature in which two parties share rights and responsibilities during the duration of the contract। so यहाँ क्या बोला है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होता है जिसमें अलग अलग नेचर, दो पार्टी है पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर फिक्स होते हैं, वो अपने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं जो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ पीपीपी में एग्जिस्ट इन्वॉल्विंग वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसेस एंड एक्सपोजर टू प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं पीपीपी के, जिसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर के होते हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे पीपीपी आर ऑफन कंफ्यूज विद प्राइवेटाइजेशन। जो पीपीपी है उसको, उससे मतलब इस वर्ड से हमें कंफ्यूजन होता है प्राइवेटाइजेशन के लिए। हियर इज अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट। सो यहाँ पर पीपीपी जो है उसमें पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों आ रहा है, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर से ट्रांसफर हो जाना प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। सो यहाँ पर डिफरेंस क्या बताया है, प्राइवेटाइजेशन इन्वॉल्व द परमानेंट ट्रांसफर ऑफ अ प्रीवियसली publicly owned asset to the private sector, whereas PPP necessarily involve a continuing role for public sector as a partner in an ongoing relationship with the private sector। देखो डिफरेंस क्या है दोनों में अच्छे से समझना।
प्राइवेटाइजेशन का क्या बोला कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि परमानेंट ट्रांसफर हो जाना, ठीक है। पहले जो पब्लिकली ओन्ड थी कोई भी एक सेक्टर या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक मतलब गवर्नमेंट चलाती थी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर की थी, पब्लिकली ओन्ड था वो एसेट, तो अब उसको क्या करा, पूरी तरीके से परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में जब ट्रांसफर हो गया इसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। बट पीपीपी में यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है, इसमें जो रोल है पब्लिक सेक्टर का वो एज अ पार्टनर रहता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनका उसमें वो मतलब दोनों चलते रहते हैं साथ में। और प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, पब्लिक का जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल खत्म हो जाता है वहीं पर जब ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गई दोनों चीजें। अंडर अ पीपीपी अकाउंटेबिलिटी फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस रिमेन्स द पब्लिक सेक्टर। अब पीपीपी में क्या है, ऑनगोइंग है, ठीक है, दोनों एज अ पार्टनर वर्क कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो यहां पर बोला है कि अकाउंटेबल भी है, जो भी सर्विसेज जो भी चीजें हैं वहां पर वो पब्लिक सेक्टर के अकाउंटेबल है, कि अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई चीज हो रही है तो उसके लिए पब्लिक सेक्टर को ये बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड देयर इज अ डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर। और पीपीपी में क्या होता है, एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है गवर्नमेंट के और किसी भी प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर के बीच में। जैसे प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइडर कोई भी एक इंडिविजुअल है एंड दूसरी तरफ पब्लिक गवर्नमेंट है, ठीक है। सो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत वहां पर वर्क करते हैं साथ में, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देन हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कितनी फॉर्म्स होती है, कैसी होती है, कितने टाइप के होते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ पीपीपी कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू फर्दर कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड है। फर्स्ट इज यूजर फी एंड सेकंड इज अवेबिलिटी बेस्ड पीपीपी। फर्स्ट है यहाँ पर यूजर फी पीपीपी। In a user fee, a public authority grant a private party the right to design, build, maintain, operate and finance an infrastructure asset owned by the public sector. सो यूजर फी में क्या होता है, यूजर फी में ये होता है कि कोई भी एक पब्लिक अथॉरिटी जो है यानी कि गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट करती है प्राइवेट पार्टी को कि आपको ये राइट है कि आप डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, जो भी फाइनेंसेस हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड एसेट जो पब्लिक सेक्टर ओन करता है, ठीक है। सेकेंड है अवेबिलिटी बेस्ड प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। द अदर मेन फॉर्म ऑफ पीपीपी हैज सम सिमिलैरिटीज विद यूजर फी। मतलब ये भी थोड़ा सा यूजर फी की तरह ही है इन दैट इट ऑल्सो इन्वॉल्व अ प्राइवेट पार्टी डिजाइनिंग financing, building, rebuilding and subsequently operating and maintaining the necessary infrastructure. क्या होते हैं, देन हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर गवर्निंग पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस सेक्टर इन इंडिया। पीपीपी को गवर्न करने के लिए क्या स्ट्रैटेजीज यूज की जाती हैं। डूइंग बिजनेस इज नो लॉन्गर ओनली मेकिंग प्रॉफिट। ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैव टू बिहेव इन वे दैट हैज ग्रेजुअली स्टार्ट टू बी कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबल, सोशली रिस्पॉन्सिबल। सो बिजनेस करना लंबे टाइम तक सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, बल्कि क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से बिहेव करना है ताकि धीरे धीरे उसको क्या कहा जाने लगे कि ये सोशली रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स कि उसको अपनी सोसाइटी के प्रति अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ठीक है। दिस अटेम्प्ट फॉर न्यू एंड एक्सपैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इस अटेम्प्ट को क्या बोला है यहाँ पर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला गया है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इम्प्लाइज टेकिंग इनटू अकाउंट इशू बियॉन्ड द कन्वेंशनल बिजनेस स्कोप। एंड ये इम्प्लाइज होता है कि जो भी कन्वेंशनल बिजनेस स्कोप है उसके बियॉन्ड जाके। द वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड की है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। The commitment of the company to contribute to the sustained economic development by working with employees, their families, the local community and the entire society in order to improve quality of life.
सो क्या बोला है कि कंपनी जो है उसका कमिटमेंट और ये कंट्रीब्यूट करना कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अपने एम्प्लॉयज के, उनकी फैमिली के साथ और जिस कम्युनिटी में वो हैं उस पूरी कम्युनिटी के साथ, उस सोसाइटी के साथ लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करेंगे, उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की? फर्स्ट वन इज गिवन, it is an attempt made by companies to be voluntarily responsible to ethical and social consideration. सो क्या बोला है कि जो भी कंपनीज होती हैं वो ऐसा क्यों करती हैं, क्यों अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं, ताकि उनको रिस्पॉन्सिबल समझा जाए, एथिकल समझा जाए कि वो अपने सोशल कंसिडरेशन को सही से पूरा कर रही हैं। सेकेंड वन इज इट इज नॉट लीगल बाइंडिंग फॉर द कंपनी अनलाइक कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। देखो, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो एक लीगल बाउंडिंग नहीं है कंपनी के लिए। लीगल बाइंडिंग मीन्स कि ऐसा नहीं है कि लॉ उसके लिए उसको पनिश करेगा अगर कंपनी नहीं करती है। ठीक है, ना ही लीगली ये बोला गया कि आपको ये करना ही करना है। ठीक, अनलाइक कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की तरह नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कब क्रिएट होती है? जब किसी को अथॉरिटी दी जाती है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, सो अकाउंटेबल मतलब अगर कोई कंपनी अपनी सोसाइटी को खराब करती है तब वो लॉ के लिए अकाउंटेबल होगी। ठीक है, बट अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है खुद से तो उसके लिए वो अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, इट इज द सेट ऑफ ऑब्लिगेशन टू परस्यू दोज पॉलिसीज, टू मेक दोज डिसीजन or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objective and values of our society. So क्या बोला है? It is a set of obligation, एक पूरे ऑब्लिगेशंस का सेट है कि वो सारी पॉलिसीज परस्यू करना है उन सारे डिसीजंस के लिए एंड जो भी एक्शन लेने हैं उनके लिए, जो भी ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज हैं सोसाइटी की उसको पूरा करने के लिए। इट इज ओवरऑल रिलेशनशिप ऑफ द कॉर्पोरेट विद ऑल ऑफ इट्स स्टेक होल्डर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक रिलेशनशिप है कॉर्पोरेट के और उसके स्टेक होल्डर के बीच में। ठीक है, जो भी बिजनेस फॉर्म है, जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सोसाइटी के प्रति अगर कोई कंपनी कुछ करती है उसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सो आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए होंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे strategies of linking CSR, corporate social responsibility, with profit and sustainability for obtaining business benefit. क्या स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉफिट के साथ और अपने बिजनेस बेनिफिट्स के लिए कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसको लिंक किया जाता है? अब भाई जाहिर सी बात है, कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है तो वो किस लिए निभा रही है? ताकि उसके बिजनेस को प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर किसी भी बिजनेस की सोसाइटी की नजर में इमेज अच्छी नहीं होती है तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर सोसाइटी की नजर में वो अच्छा है तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड कंज्यूमर प्राइस। अ फर्म शुड नॉट एम ओनली एट मेकिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट शुड नॉट बी अर्न्ड बाय चार्जिंग अनरीजनेबल प्राइस टू द कंज्यूमर। क्या बोला है कि एक फर्म को सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर एक फर्म प्रॉफिट कमाएगी तो वो बाकी सारी चीजों में पीछे रह जाएगी। एक टाइम तक कमा लेगी बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाएगी। प्रॉफिट शुड नॉट बी अर्न्ड बाय चार्जिंग अनरीजनेबल प्राइस, कि भाई आप कस्टमर से अनरीजनेबल प्राइस पे इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते कि आपका प्रोडक्ट 10 रुपए का है, आप उसको 50 रुपए का बेच रहे हो कि हमें 40 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप नहीं बेच सकते। अ फर्म शुड चार्ज रीजनेबल प्राइस बाय स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। एक फर्म को ऐसे रीजनेबल प्राइस चार्ज करने हैं किसी भी प्रोडक्ट पे जिसपे वो अपना प्रॉफिट भी कमा ले और जो कंज्यूमर है उसको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाए कि भाई अगर आप 10 रुपए वाला पेन 50 रुपए में बेचोगे तो कोई भी कस्टमर खरीदेगा भी नहीं कि भाई ये तो इस चीज के हिसाब से, इस प्रोडक्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा प्राइस है। ठीक है, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। अगर वो 10 रुपए वाला पेन आपसे 10 रुपए में खरीदता है, ठीक है, कि आपने उसमें 8 रुपए कॉस्ट लगाई, 2 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें वो सेटिस्फाई भी होगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। ठीक है, सो यहां पर बोला है कि प्रॉफिट और कंज्यूमर प्राइस क्या होता है। सेकेंड थिंग, प्रॉफिट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। A part of the profit need to be invested in research and development.
प्रॉफिट का एक पार्ट जरूरत होती है उसकी कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको लगाएं, ताकि हम ये जान सकें कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में क्या उसकी जगह है, क्या लोग चाह रहे हैं, ठीक है। दिस वुड हेल्प द फर्म टू improve the quality of the product. Improvement in quality would not only lead to consumer satisfaction but also higher sale to the firm. अब जाहिर सी बात है भाई कि आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कस्टमर को नहीं चाहिए, कस्टमर को किसी और टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उस चीज के लिए रिसर्च करोगे, ठीक है। एंड फर्म जो है अपनी क्वालिटी को उससे फिर इंप्रूव करेगी कि हमारे प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है। एंड जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी मिले, उसको क्वालिटी भी मिले और यहाँ पर हमारी सेल भी बढ़े, ठीक है। Third is profit and employees welfare. Firm can make profit due to improvement in efficiency and productivity of its workforce, जिसको हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग दे, ठीक है। तो फर्म जो है वो प्रॉफिट जो कमाएगी उससे अपनी इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी वर्कफोर्स की बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए उस प्रॉफिट को उसमें लगा सकती है। जैसे अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी वर्कफोर्स मीन्स कि जो लोग काम करते हैं, ठीक है, अगर उनकी आप ट्रेनिंग करवाओगे अपने प्रॉफिट से तो वो और इफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर हम लिंक करते हैं CSR को बिजनेस बेनिफिट्स के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर स्ट्रैटेजीज फॉर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। Environmental accounting refer to a system for recording information on the status, use, and value of natural resources and environmental asset, including fisheries and forest account, as well as expenditure incurred on social protection and resources management. सो क्या बोला है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग क्या होती है। इन्वायरमेंटल, देखो इन्वायरमेंट आपको समझ आता है क्या है, हमारे आसपास का वातावरण। अकाउंटिंग की हम किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करें, उसको क्लासिफाई करें, एनालाइज करें, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग हम कह सकते हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी इन्वायरमेंटल एसेट हैं, जैसे फिशरीज, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें आ गई, उनकी सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। First is natural resource asset account, primarily focus on stock of natural resources. Natural resources asset account जो अब देखो यहाँ पर जैसे हमारे अकाउंट्स में होता है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, तो उसमें कॉस्ट होती है अलग अलग तरीके की। अब इसमें बोला है एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है तो नेचुरल रिसोर्स एसेट अकाउंट होगा। एक अकाउंट है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्स एसेट, नेचुरल रिसोर्स के जो एसेट्स हैं, ठीक है, तो वो किस चीज पे फोकस करता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है एनवायरमेंट में उसका स्टॉक कितना है। इन्वायरमेंट इज अ डायनामिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एयर, वाटर, लैंड, प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्सेट्रा। इन्वायरमेंट में अलग अलग सपोर्ट सिस्टम होते हैं लाइफ के, जैसे हवा हो गया, पानी, खाना, लैंड जिसपे हम रहते हैं, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सेकेंड इज पॉल्यूशन एंड फिजिकल मटेरियल फ्लो अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है, पॉल्यूशन और फिजिकल मटेरियल फ्लो। फिजिकल मटेरियल फ्लो मींस कि जो भी वेस्ट होता है, पहले हमने उसको खरीदा, फिर उसको कचरा बना के फेंका, ठीक है, तो ये पूरा फ्लो चलता है मटेरियल का। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट द इंडस्ट्री लेवल अबाउट द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जी, वाटर एंड मटेरियल दैट आर यूज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड क्वांटिटी ऑफ रेसिडेंशियल सॉलिड वेस्ट, एयर एमिशन एंड वेस्ट वाटर जनरेटेड बाय दीज एक्टिविटीज। सो क्या बोला है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री लेवल पर कि जो भी क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज की, एनर्जी कितनी यूज हो रही है, वाटर कितना यूज हो रहा है, कितना मटेरियल यूज हो रहा है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें, ठीक है, और उससे क्या सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, क्या हवा में गैसेस मिल रही हैं, या फिर क्या वेस्ट वाटर वहां पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे अकाउंट। एंड देन एनवायरमेंटल ऑडिट क्या है, एनवायरमेंटल ऑडिट इन्वॉल्व टू वर्ड, एनवायरमेंट एंड ऑडिट। जैसे इन्वायरमेंटल अकाउंट था, अकाउंटिंग, इन्वायरमेंट की अकाउंटिंग, ऐसी इन्वायरमेंट का ऑडिट है यहाँ पर। तो इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या है, the environment consists of variety of component of our surrounding process and their interaction, interdependence, etc. Whereas an audit refer to the verification of different activity against certain principle of rules और स्टैंडर्ड। सो यहाँ क्या बोला है, देखो इन्वायरमेंट में अलग अलग कंपोनेंट है, हमारे आसपास का वातावरण जो है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इंटरेक्शन, इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। और ऑडिट का मतलब क्या है, वेरिफिकेशन करना, जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स, रूल्स और स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। सो क्या कह सकते हैं हम इसको कि हमारे वातावरण का वेरिफिकेशन करना, जो भी सारी चीजें हैं उनका वेरिफिकेशन करना।
Environmental audit is an objective evaluation of overall environmental performance of an activity or organization. So क्या बोला, environmental audit जो है वो एक objective evaluation है overall environment performance का, कि पूरे जो भी environment में जो भी activity हो रही है, जो भी performance हो रही है, उसका evaluation करना. ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल ऑडिट इज टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर एनी स्पेसिफिक एक्टिविटी. अब एनवायरमेंटल ऑडिट होता क्यों है, तो इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, ये समझने के लिए होता है कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, तो किसी भी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को इंडिकेट करने के लिए हम एनवायरमेंटल ऑडिट करते हैं. सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में. ठीक है. सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन एंड देन नेक्स्ट स्ट्रेटजीज फॉर ग्रोइंग ग्रीन इकोनॉमीज एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो देखा, CSR जिसको हम बोलते हैं. ठीक है. फिर हमने देखा प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बारे में, स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन की, एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, एंड किस तरीके से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिजनेस बेनिफिट के साथ लिंक किया जाता है, स्ट्रैटेजीज फॉर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. सो आई होप सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी. सो ये थी हमारी एमकॉम का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वीडियो जिसमें हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. सो नेक्स्ट हम फर्स्ट ईयर एमकॉम का ही कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. एंड बीकॉम का हमारा मैथ्स चल रहा है, वो हम मैथ कवर करेंगे. ठीक है. सो आपको जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.